हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, लोम इज अ मिक्सचर ऑफ। लोम किसका मिक्सचर होता है? एक्चुअली में लोम एक टाइप की फॉइल होती है। आपको पता होगा लोम क्या होती है, एक टाइप की फॉइल होती है। तो एक किसका मिक्सचर होता है? ये होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है। सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है। यदि इसके अंदर सैंड बहुत ज़्यादा है तो सैंडी लोम हो जाएगी, यदि सिल्ट ज़्यादा है तो सिल्टी लोम हो जाएगी, यदि इसके अंदर क्ले ज़्यादा है तो क्ले लोम हो जाएगी। सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों का मिक्सचर है, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसी टाइप की लोम हो जाती है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। किस टाइप की सॉइल के लिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम होता है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? आईपी बराबर होता है लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। ये तो इसका फार्मूला होता है प्लास्टिक इंडेक्स का। लेकिन वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है? हम एक चार्ट देख लेते हैं। इसमें टाइप ऑफ सॉइल दिया हुआ है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स दिया हुआ है। सैंड का जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है 0 होता है, सिल्ट का 10 से 15 होता है, क्ले का 15 से 100 होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? क्ले का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्ले। जो सैंड होता है वो नॉन प्लास्टिक होता है क्योंकि इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है? 0 है। सिल्ट का प्लास्टिसिटी इंडेक्स बहुत कम होता है, इसलिए इसको भी हम नॉन प्लास्टिक की कैटेगरी में रख सकते हैं। ग्रेवल तो नॉन प्लास्टिक ही होगा क्योंकि उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो 0 होता है। सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स किसका होता है? क्ले का होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। ये प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट क्या होता है? वह वाटर कंटेंट, फॉइल में प्रेजेंट हुआ वाटर कंटेंट जिससे हम फॉइल को 3 mm के थ्रेड में रोल कर सकते हैं विदाउट क्रम्बलिंग। ध्यान से सुनो, प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट क्या होता है? फॉइल में वाटर की वह परसेंटेज जिससे हम फॉइल को 3 mm के थ्रेड में रोल कर सकते हैं विदाउट क्रम्बलिंग, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट। लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट क्या होता है? लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट वह वाटर कंटेंट होता है फॉइल में जिससे फॉइल क्या होती है? फ्लो करने लग जाती है। उस टाइम पर फॉइल की जो शियर स्ट्रेंथ होती है बहुत कम होती है, 2.7 किलो पास्कल की समथिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फॉइल। आपको बताना है कि जो हमारे पास कई टाइप की फाइल दी हुई है तो इसमें एक ऑर्डर सेलेक्ट करना है इंक्रीजिंग सरफेस एरिया का। तो पहले बताओ सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होता है? जो पार्टिकल जितने छोटे होते हैं, जो पार्टिकल जितने छोटे होते हैं उनका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होता है। मान लीजिए एक कोई आपके पास एक कोई बड़ा सा पार्टिकल है और इसी पार्टिकल को मैंने तोड़ तोड़ के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल बना लिए, तो जो सरफेस एरिया है इन पार्टिकल का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो पार्टिकल जितने छोटे होते हैं उनका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होता है। इसी टाइप में फॉइल की बात करें तो आपको एक कैटेगरी पता होगी, 2 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल होते हैं उन्हें क्ले कहते हैं। 2 माइक्रोन से जो छोटे पार्टिकल होते हैं क्ले कहते हैं। 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच जो पार्टिकल होते हैं उसे कहते हैं सिल्ट। इसके बाद सैंड आता है, फिर ग्रेवल आता है, फिर कोवेल आता है। तो कैटेगरी जितने छोटे पार्टिकल होंगे उनकी सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगी। तो कोलाइड सबसे छोटे होते हैं, इसके बाद क्ले छोटे होते हैं, इसके बाद सिल्ट, इसके बाद सैंड। तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा किसकी होगी? कोलाइड की। सबसे कम होगी सैंड की, इस ऑर्डर में। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी उतना ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें वाटर का अटैचमेंट अच्छा खासा हो जाता है जिससे कंसिस्टेंसी और डिफॉर्मिलिटी बढ़ती रहती है। ये आपको साइज का रेंज मिल जाएगा। 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल क्ले होते हैं, 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच जो पार्टिकल होते हैं सिल्ट होते हैं, 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच सैंड होता है, 4.75 mm से लेकर 80 mm के बीच ग्रेवल होता है। जो 75 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल होते हैं उन्हें फाइन ग्रैंड फॉइल कहा जाता है। 75 माइक्रोन से जो बड़े पार्टिकल होते हैं उन्हें कोर्स ग्रैंड फॉइल कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है द टर्म फॉइल मैकेनिक्स वाज कॉइन्ड बाय। जो फॉइल मैकेनिक्स का टर्म है किसने दिया था? ये दिया था टरजागी ने। किसने दिया था? टरजागी। टरजागी का पूरा नाम होता है कार्ल वान टरजागी। कार्ल वान टरजागी। इन्होंने इफेक्टिव स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट भी दिया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉइल मैकेनिक्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ क्ले। कौन सा मिनरल्स है जो क्ले के एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो पहले हम जानते हैं कि एक्टिविटी वर्ड क्या है। एक्टिविटी एक किस चिड़िया का नाम है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो हम पता कर लेंगे कि क्ले कौन सा जो मिनरल्स है क्ले की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है इफकेम्पटन ने दिया था। इफकेम्पटन एक साइंटिस्ट हैं, इसको हम डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। उन्होंने कहा था जो वॉल्यूम चेंज होता है ड्यूरिंग स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ए फंक्शन होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। इसको ध्यान से देखिए। देखो जो हमारा एक्टिविटी होता है फंक्शन होता है किसका? प्लास्टिसिटी इंडेक्स का और क्ले फ्रैक्शन का। तो एक्चुअली में ये बताओ मेरे को फॉइल का जो वॉल्यूम क्यों चेंज होता है? फॉइल का वॉल्यूम क्यों चेंज होता है? फॉइल का वॉल्यूम क्यों चेंज होता है? देखो फॉइल में जो फॉइल का फॉर्मेशन हुआ है उसमें कई टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। यदि उसमें मोंट मोरेल्लोनाइट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो फॉइल में फ्रिंकेज एंड फेलिंग होता है। फ्रिंकेज और फेलिंग होता है और फ्रिंकेज और फेलिंग का होना ही ये क्या होता है? एक्टिविटी कहलाता है। तो कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिविटी के लिए? मोंट मोरेल्लोनाइट। मोंट मोरेल्लोनाइट। हम एक्टिविटी का यूज करते हैं क्ले का फेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर पता करने के लिए। मान लो जो क्ले में एक्टिविटी क्ले की जो एक्टिविटी है लेस देन 0.75 है तो फॉइल इनएक्टिव होगा। 0.75 से 1.25 के बीच है तो हमारा नॉर्मल एक्टिव होगा फॉइल। यदि एक्टिविटी हमारा 1.25 से ज़्यादा है तो हमारा फॉइल क्या होगा? एक्टिव होता है। हम बात करें यदि मोंट मोरेल्लोनाइट की एक्टिविटी कितनी होती है? 0.9 से लेकर के 7.2 के बीच होती है। एक्टिविटी का मतलब ही होता है फेलिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर को बताना। और फेलिंग एंड श्रिंकेज क्यों होता है फॉइल में? क्योंकि उसके अंदर मोंट मोरेल्लोनाइट प्रेजेंट होता है और मोंट मोरेल्लोनाइट की जो सरफेस एरिया होती है बहुत ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा? वाटर का अटैचमेंट ज़्यादा होगा, कंसिस्टेंसी एंड डिफॉर्मेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा? फेलिंग एंड श्रिंकेज की प्रॉब्लम होती है या फिर फेलिंग एंड श्रिंकेज का एक गुण पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एंड्योर अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एज। जो हमारी फॉइल है उस फॉइल में क्या तो कभी फॉइल तो हमारी वेट हो जाती है, कभी हमारी फॉइल ड्राई हो जाती है, कभी गीली हो जाती है, कभी सूख जाती है। इसमें अल्टरनेटिव फॉइल में हो रहा है एक क्रिया बार बार क्या हो रही है, कभी गीली हो जाती है, कभी सूख जाती है। उसकी वजह से फॉइल में न तो डिफॉर्मेशन आ रहा है न ही उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ में किसी तरह का नुकसान हो रहा है और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल रहा है। तो मटेरियल की क्या एबिलिटी क्या है? उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? वेदरिंग रेजिस्टेंस। कि हमारी फॉइल है कभी गीली होती है, कभी सूख जाती है, न तो उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है न ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ में किसी तरह का नुकसान हो रहा है। तो फॉइल की इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? वेदरिंग रेजिस्टेंस। वेदरिंग रेजिस्टेंस। परमेबिलिटी की बात करें तो परमेबिलिटी क्या होता है? हमारे फॉइल में बहुत सारे वाइड्स होते हैं, उन वाइड से होकर कितना पानी निकल रहा है उसी को बोलते हैं परमेबिलिटी। वाटर रिटेंटिविटी का मतलब होता है पानी की प्रतिधारण क्षमता। फॉइल पानी को कितना रोक कर रख पाती है। उसके पोर्स जितने छोटे होंगे, कैपिलरी पोर्स जितने छोटे होंगे उतना ही पानी को स्टोर कर पाती है। लोएफ इज अ फॉइल टाइप विच फॉल्स अंडर। लोएफ क्या होता है? एक टाइप की फॉइल होती है लेकिन ये किसके अंडर में आती है? ये होता है विंड बोर्न फॉइल। समझाता हूँ मैं कैसे। लोएफ का दूसरा नाम होता है कोलैप्सिबल फॉइल। क्या बोलते हैं? कोलैप्सिबल फॉइल। एक तरह की एलोइन फॉइल होती है। एलोइन फॉइल होती है
यह एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है। अब पूछेंगे फिर एलोइन फॉयल क्या होती है। एलोइन फॉयल क्या होती है, जो हवा के द्वारा आती है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का होता है हवा होता है। एक तरह की दो टाइप की फॉयल होती है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक फॉयल होती है लोएफ, लेकिन हवा के द्वारा बहाकर लाई जाती है। बहाकर क्या मतलब, हवा के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी क्या होता है, हवा होता है। जब हवा में पार्टिकल रोल करते हुए आते हुए गोल गोल हो जाते हैं, जिससे होमोजेनियस हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंसिटी कम होगी तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो लोएफ एक टाइप की क्या होती है, विंड बॉर्न फॉयल होती है। हवा के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है, हवा के द्वारा लाई जाती है। और हवा के द्वारा लाई जाने वाली फॉयल को एलोइन फॉयल भी कहा जाता है, एलोइन फॉयल भी कहा जाता है। और एलोइन फॉयल में क्या प्रॉपर्टी है, होमोजेनियस होती है, डेंसिटी कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और डेंसिटी कम होगी तो फिर स्ट्रेंथ भी क्या होती है, कम होती है। कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू, कैपिलरी एक्शन जो फॉयल में होता है एडहेशन एंड कोहेशन दोनों के कारण होता है। अब बोलेंगे कैपिलरी एक्शन क्या होता है और एडहेशन और कोहेशन क्या होता है। कोहेजन का मतलब होता है सेम नेचर के पार्टिकल के अंदर, सेम नेचर के पार्टिकल के बीच स्टिकनेस अट्रैक्शन। तो मान लीजिए दो पार्टिकल हैं सेम नेचर के हैं, उनके बीच जो स्टिकनेस होती है दैट इज कॉल्ड कोहेजन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल आपका क्या है दूसरा है, और एक पार्टिकल क्या है दूसरा है, उनके बीच जो अट्रैक्शन होगा उसे बोलते हैं एडहेजन। क्या बोलते हैं, एडहेजन। तो कैपिलरी एक्शन क्या होता है, कोहेजन और एडहेजन बहुत दोनों कारण होता रहता है। अब मान लीजिए कोई कंटेनर है और इसमें मान लीजिए आपने लेस देन 10 mm यानी 7-8 mm की कोई ट्यूब डाली और इसमें पानी चढ़ गया। तो पानी का तो नेचर अलग है, पानी का तो नेचर अलग है ना। पानी जो पानी आपस में चिपके हुए हैं तो कोहेजन है, लेकिन पानी यदि गिलास पे चिपक के ऊपर चढ़ रहा है तो क्या होता है, एडहेजन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, क्ले डिपॉजिट्स आर मोर पोरस देन सैंड बेड्स। जो हमारे क्ले डिपॉजिट क्ले होती है वो मोर पोरस होती है देन सैंड्स। ये तो बात सही है, ऐसा नहीं होता भैया। क्ले डिपॉजिट है तो मोर पोरस देन सैंड नहीं, सैंड ज़्यादा पोरस होता है, क्ले ज़्यादा पोरस नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन फॉइल डिक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फॉइल। हाँ, यदि मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है फॉइल में तो फॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। भैया ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, वेजिटेटिव मैटर जो होते हैं, पेड़ पौधे के डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक मैटर बनता है। अब पेड़ पौधे कहीं गिर के फट गए हैं, पीट बन गया है, और उस फॉइल की बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कमज़ोर होगी ना। द चेंज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट चेंज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए नंबर का स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल्स इन अ फॉइल इन इंक्रीजिंग। हमारे पास बहुत सारे क्ले मिनरल्स होते हैं फॉइल में, जो फॉइल का फॉर्मेशन होता है क्ले मिनरल्स के द्वारा होता है। तो किसका प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगा किसका कम होगा, एक ऑर्डर बना के बताना पड़ेगा आपको। देखो, प्लास्टिसिटी उसकी ज़्यादा होती है जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जिस क्ले मिनरल की सरफेस एरिया ज़्यादा होती है उसकी प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मोंट मोरिल्लोनाइट जो होता है, एक आपने पढ़ा होगा किम, यानी मोंट मोरिल्लो कैलोनाइट, इलाइट, मोंट मोरिल्लोनाइट। तो मोंट मोरिल्लोनाइट की सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका क्या होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मोंट मोरिल्लोनाइट, फिर इलाइट, फिर कैलोनाइट, फिर सिलिका, इसका ये ऑर्डर होता है। सबसे ज़्यादा प्लास्टिसिटी इसकी होगी मोंट मोरिल्लोनाइट की, क्योंकि इनकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होती है, फिर इलाइट की, फिर कैलोनाइट की, फिर सिलिका की। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑन वेटिंग कोहेसिव फाइल, कोहेसिव फाइल है, मान लो आपके पास कोहेसिव फाइल में क्या होगी, क्ले होगी। अब उस क्ले में आपने पानी डाल दिया, तो क्ले में पानी डालने से क्या होगा, क्ले में पानी डालने से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है डिक्रीज होती है। क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। पानी मिलाने से पहले जो उसकी स्ट्रेंथ थी अब
वो ज़्यादा होगी, पानी मिलाने के बाद उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ का मतलब फेयर स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होती है। ऑप्शन क्या है, लॉ ऑफ परमेबिलिटी नहीं, ग्रोथ फेयर स्ट्रेंथ नहीं होता, ग्रोथ फेयर स्ट्रेंथ, लूज इलास्टिसिटी ये भी नहीं होता, डिक्रीज द फेयर स्ट्रेंथ ये हो जाता है। फेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्विक फैंड इज एक क्विक फैंड क्या होता है, क्या एक किसी टाइप का फैंड होता है, नहीं, यह एक हाइड्रोलिक कंडीशन होती है ना, क्या होती है, हाइड्रोलिक कंडीशन होती है जो कोहेजन लेस फॉइल में होती है, फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजन लेस फॉइल। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्विक फैंड क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल के अंदर देखते हैं। देखो आप इसको समझ लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्विक फैंड कोई टाइप का फैंड नहीं होता, एक टाइप की हाइड्रोलिक कंडीशन होती है। इसका दूसरा नाम होता है बॉइलिंग अप फैंड। क्या होता है, बॉइलिंग अप फैंड। अब मान लो कोई ग्राउंड सरफेस था, आपने यहाँ पर कोई एक गड्ढा खोद लिया है, इधर पानी भरा हुआ है, तो पानी इधर से होके जाएगा, ये पानी इधर से होकर क्या हो रहा है, जा रहा है, पानी इधर से जा रहा है, मतलब इस ज़मीन थी, ज़मीन में अपने गड्ढा खोद लिया है और इस पानी इधर से होकर जा रहा है। तो पानी की क्या स्पीड है, क्या रफ्तार है, क्या इस मिट्टी को बहा कर ले जाएगा, क्या करेगा, ये सब सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें। अब क्या होगा, अब यहाँ पर तो मैंने गड्ढा खोद लिया, यहाँ से पानी सीपेज होगा ना, वाइड जो होंगे फॉइल में जो पोर्स होंगे उसके थ्रू पानी बह के जाएगा, है ना। यहाँ की जो फॉइल माफ है, जो नीचे वाली जो फॉइल माफ है हमारी, ये सब्जेक्टेड है अपवर्ड सीपेज से। भाई ऐसे सीपेज हो रहा है ना, तो अपवर्ड सीपेज से सब्जेक्टेड है। और इस मिट्टी का कुछ ना कुछ तो वेट भी होगा, इस मिट्टी का कुछ ना कुछ वेट भी होगा ना। तो यदि मान लो सीपेज फोर्स बहुत ज़्यादा है, सीपेज फोर्स ज़्यादा है बॉयंट वेट से, तो हमारे यहाँ की मिट्टी क्या होती है, उखड़ के बाहर निकल जाएगी। इसी को बोलते हैं क्विक फैंड कंडीशन। क्या बोलते हैं, क्विक फैंड कंडीशन। तो जो कोहेजन लेस फॉइल होती है उसकी फेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इन केस ऑफ अपवर्ड सीवेज फ्लो, इफ द अपवर्ड सीपेज फोर्स बिकम्स इक्वल या फिर मोर देन द बॉयंट वेट ऑफ फॉइल, देन इफेक्टिव स्ट्रेस इन द फॉइल मास बिकम जीरो। देखो यदि मान लो सीपेज फोर्स ज़्यादा है या फिर बराबर है बॉयंट वेट के, तो हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है सिग्मा डेफ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो फेयर स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा डेफ 10 फाइव डेफ। तो टाउ हमारा क्या है, फेयर स्ट्रेंथ है, फी हमारा कोहेजन है, सिग्मा डेफ क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, फाई क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो सिग्मा डेफ जीरो हो जाएगा तो टर्म हमारी पूरी जीरो हो जाएगी ना। अब हमारे पास मान लो कोहेजन लेस फॉइल है, इसमें कोहेजन नहीं है तो कोहेजन जीरो हो जाएगा, तो फेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन क्ले की फेयर स्ट्रेंथ जीरो नहीं होती, ध्यान रखना, क्योंकि क्ले में क्या होता है, कोहेजन होता है, तो टाउ इज इक्वल टू सी हो जाएगा। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।